नमस्कार गाइस। आज का ब्लॉग नहीं रहेगा, आज का ब्लॉग रहेगा। तो आज सफरनामा संख्या आज इस खास मेहमान है हमारे लक्ष्मण नाम, जो हमारे अभी एमईएस में सर्विस कर रहे हैं। और तो उनका यहाँ स्वागत करते हैं। तो कैसे हो आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप बताओ? बढ़िया। आपकी कृपा है जो आप इसमें अपने YouTube चैनल पे हमें बुलाए हैं। तो हमारे कुछ आपसे सवाल रहेंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे आपको इतनी सफलता मिली, है ना? एक्चुअली मैं 2002 में जब मैं अप्रोक्स होगा करीब 17 साढ़े 17 साल का हूँ उस वक्त, 2002 एंड 27 जुलाई। हाँ जी। तो उस समय मैं जो है अनफॉर्चुनेटली मैंने माइंड सेट कर लिया था कि जी मुझे इस प्रकार से बाहर जाना है, इस प्रकार से बाहर जाकर मैंने नौकरी पानी है। तो मैंने एक अपना माइंड सेट कर रखा था पहले से कि जहाँ मेरी जिस प्रकार से मेरी पढ़ाई थी, मेरी पढ़ाई जो थी, पढ़ाई कुछ खास ज्यादा नहीं थी उस वक्त। मैं एक नॉन मैट्रिक था। हाँ। आगे घर की पोजीशन कुछ इस किस्म से थी कि थोड़ा सा पुअर साइड थी, इस वजह से मैं मतलब मुझे आगे सपोर्टेड नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि मैं अपने कुछ नौकरी करने के लिए मैं बाहर चले जाऊं। उसके बाद मैं निकल गया वहां से। उस वक्त मैं 17 साल का था। अच्छा। तो 17 साल का था तो वहां से अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 6:27 अप्रोक्स टाइम दैट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग 27 जुलाई को मैं घर से निकल गया। टाइम होगा उस वक्त मेरे ख्याल से लगभग अपराह्न समय 3:30 के लगभग। मतलब इसमें कुछ पूछ सकता आपसे? घर वालों ने कुछ बोला कि या फिर आप वो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकले? इसमें एक मतलब एक छोटी सी वो बताता हूँ आपको कि उस वक्त मतलब मेरी मदर जो है फास्ट मतलब व्रत था। उन दिनों पे व्रत रखते थे, हनुमान जी का व्रत रखते थे। अब मुझे इतनी आइडियोलॉजी नहीं थी कि जी मैं मतलब व्रत का क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इन चीजों से कोई लेना देना। मुझे अपनी नौकरी पेशे से रिलेटेड मतलब कॉन्फ्लिक्ट था कि जी मुझे ये करना है, ये होना है, ये करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो मैं जो है 3:30 बजे अप्रोक्स टाइम होगा 3:30 बजे का, मैं शॉर्टली मतलब अपने गांव के जो दूसरा एक शॉर्ट रास्ता है वहां से मैं जो है निकल आया। मैंने अपने घर से कुछ मतलब जो चीजें बनाई गई थी पुरानी चीजें, उनको मैं लेके चला गया। मेरे पास एक्चुअली कोई इस किस्म से कोई मनी पॉकेट था नहीं, तो मैं वैसे उन चीजों को लेकर के निकल गया। वहां से निकला तो मैं शायद शाम को धारचूला में रुक गया। मैं धारचूला में गाड़ी में आया? नहीं, वहां से तो मैं एक्चुअली क्या है कि गांव से नीचे रोड तक आने में मतलब पैदल आया। तो मुझे जब मैं निकल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद मैं अपने स्टेप की पहले कदम पे मैं जा रहा हूँ शायद, और क्या होगा मतलब मैं इतना भावुक हुआ कि मतलब मैं खुद मतलब मुझे कुछ नहीं पता चल पाया। वहां से मैं शाम के समय 3:30 बजे के अप्रोक्स मैं नीचे आ गया पैदल। उसके बाद एक बुजुर्ग थे वहां पे जो ग्रैंडफादर जो थे रिलेशन पे, तो उन्होंने मुझे रोका कि जी कहाँ जा रहे हो आप? तो मैं बोला कि आप मेरे घर पे बता देना कि मैं जो है बाहर गया हूँ, दारचूला की तरफ जा रहा हूँ। उनको स्पष्ट नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि किस किस्म के किस काम के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ नहीं बताया, है ना। उसके बाद मैं दारचूला पहुंच गया। अच्छा, दारचूला पहुंचा था। दारचूला पहुंचते मेरे पास जो थे 200 रुपीज थे, ओनली फॉर पॉकेट मनी। 200 बहुत थे। उसके बाद मैं दारचूला पहुंचा। बस दारचूला पहुंचने के बाद क्या था, मुझे कुछ आइडिया था नहीं पिथौरागढ़ कितनी दूर है, क्या है और कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। अब मैं वहां से गाड़ी में बैठ गया। भाई कहाँ जाना है? कंडक्टर ने पूछा, मैंने बोला पिथौरागढ़ जाना है। उसके बाद जो है मैं पिथौरागढ़ के लिए बैठ गया, गाड़ी में बैठ गया। मेरे मन में एक साइड से बहुत ही भावुक क्षण थे कि मैं घर से जा रहा हूँ, पहली बार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो व्हाट दिस बिलीव इट। तो उसके बाद जो है पिथौरागढ़ में सडनली मेरे ख्याल से मैं अप्रोक्स ऐसे शाम को पहुंचा होगा, क्योंकि दूसरे दिन सुबह चला पिथौरागढ़ के लिए। तो मैं शाम को 2:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ पहुंच गया। अब मेरे पास वहां के पैसे तो थे नहीं, 200 रुपीज खत्म हो गए, पॉकेट मनी जो थी। उसके बाद मैंने घर से लेके आया था जो भी चीज बीज मतलब सोने की जो थी, अब वो मेरे मदर फादर ने अपनी कष्ट कमाई की मेहनत से बना के रखे थे। शायद हो सके मेरे लिए हो सकता है अप्रोक्स अकॉर्डिंग ऑफ द टाइम एंड डेट, है ना। तो उसके बाद जो है फिर अब लेके आ गया। अब मैं उसे लेके चला गया नीचे सिलथाम पे, सिमलगढ़ मार्केट।
सुनार की वहां पे मार्केट है, तो वहां पे लेके चला गया और उनको मैंने जी रख दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या, उसने क्या किया कि उसने तोलने तालने के बाद उसने बोला कि इसके तो 1300 बनेंगे। 1300 कितना सोना कितना था? सोना तो अब अप्रोक्स उस वक्त की बात है, 2002 की बात है, वो तो बहुत सस्ता तो था। अभी मैं कुछ ज्यादा, मुझे कोई ज्यादा, अब तो मैं भूल भाल भी गया कि क्या था क्या नहीं था। अच्छा, उसके बाद हुआ यूं कि सुनार के पास दे दिया। अच्छा, उसने मुझे इतनी याद है कि 50-50 के नोट थे, 26 नोट, 50-50 के नोट 26 नोट थे। उसके बाद वो 26 नोट मैंने मतलब अपने पॉकेट में रखा, और एक मेरे पास तो कुछ तो था नहीं वैसे, और एक नॉर्मलाइज सी एक पन्नी और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कागजात थे, जो एक्चुअली जो मेरी एजुकेशन थी वो सिर्फ मतलब 8वीं पास थी। तो 8वीं पास ही बहुत था। 8वीं पास से नॉन मैट्रिक, आई एम ऑलरेडी नॉन मैट्रिक पास। तो उसके बाद जो है फिर मैं मुझे आगे पढ़ने की लालसा थी, लेकिन मतलब किन्हीं कारणों बस तो हमको आगे मतलब ऐसे ही हुआ कि बैकग्राउंड वगैरह उस वक्त मतलब कुछ खास ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वक्त मुझे मतलब मदर फादर ने मतलब मना किया कि अब आपको भी हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना औरों को 8वीं पास तक पढ़ाया है, इतना ही पढ़ाएंगे। तो अब मेरा माइंड पहले से सेट था कि भाई क्या करना, क्या है इसमें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं पिथौरागढ़ पहुंच गया। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद उसने मुझे 50-50 के नोट 26 नोट दे दिया, 1300 टाइम अकॉर्डिंग ऑफ हिज, उस समय के हिसाब से उसने दे दिया। काफी होता है 1300, 50-50 के नोट, 2002 की बात है। उसके बाद मैं वहां से टनकपुर के लिए बैठ गया। टनकपुर के लिए बस में बैठा था। मैंने बोला कि मुझे जाना है मेरठ। तो बस वाले ने बोला भाई पहले तुम्हें जो टनकपुर जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि ये टनकपुर है कहाँ। हाँ, फर्स्ट बार आए हुए बस मैं तो मतलब बस गाड़ी में बैठा, और मतलब उसने जब टनकपुर पहुंचा तो उस वक्त होगा शाम के करीब से करीब, मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया होगा 8 के लगभग, समथिंग 8 बज गया, रात होगी। रात तो क्या, उस वक्त गर्मी का दिन था, जुलाई का महीना हुआ, तो मतलब 8 बजे उसी समय थोड़ा मतलब अंधेरा 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 हो रहा था। पहुंच गया जी मैं वहां पिथौरागढ़, वो सॉरी टनकपुर पहुंच गया। तो टनकपुर पहुंच करके स्टैंड पे उतर गया। स्टैंड पे उतरने के बाद मैंने होटल ले लिया। होटल लेने के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या किया, खाना पीना खाया। तब तक मुझे कोई खास मन में मतलब ऐसी कोई भावना नहीं थी कि जी घर पे क्या है क्या नहीं है, मदर क्या कर रही होंगी, कैसा रिएक्ट कर रही होंगी, किस प्रकार से मेरे बारे में सोच रही होंगी, फादर क्या सोच रहे होंगे, और ग्रैंड फादर क्या सोच रहे, ग्रैंड मदर क्या सोच रही होगी, ब्रदर क्या सोच रहे हैं। ब्रदर तो खैर आउट ऑफ फेयर में थे, वो तो मतलब अपने अपने जगह पे सेटअप थे। तो मदर मैन इंपॉर्टेंट थी, मदर एंड फादर। फादर इज नॉट फोन का सिस्टम नहीं, फोन सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त, नो एनी फोन कॉन्टेक्ट सिस्टम, एंड ओनली फॉर लैंडलाइन फोन, एंड बहुत कम था वो भी, मतलब ना के बराबर। बड़े बड़े लोगों के पास जो बिजनेस, बड़े बड़े जो मतलब लोग थे, अच्छे लोगों के पास हुआ करते थे फोन। पहुंच गया मैं वहां से। अब मैं वहां से फिर खाना वाना खाया, होटल में सो गया मैं। अब मैंने पूछताछ की कि मेरठ की गाड़ी कितने बजे होगी। अच्छा, एक्चुअली मेरा मेरठ जाने का माइंड सेट इसलिए था कि जो मेरे सबसे बड़े भाई साहब वो थे उस वक्त मतलब आर्मी में, आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग मेरठ में थी। उस वक्त वो लेस नाइक थे, वो लेस नाइक थे, और 416 इंजीनियर ब्रिगेड में वो पोस्टेड थे, क्योंकि मैंने उनका एड्रेस अपने साथ में ले रखा था। तो जी अब मैं वहां से जो है टनकपुर से दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग करीब अप्रोक्स टाइम एंड डेट एंड 7:30 o'clock अर्ली मॉर्निंग टाइम 7:30 o'clock आई गोज टू द मेरठ के लिए मैं निकला। मेरठ के निकला तो उसके बाद मैं जैसे जैसे जाता रहा वैसे वैसे मेरे दिल में मतलब वैसे बातें चलने लगी कि अब घर पे क्या है क्या नहीं है, जो बाहर निकल गया है अब उसी के ऊपर डिपेंडेबल रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अपना माइंड सेट पहले ही कर लिया था। एक्चुअली क्या है कि मतलब कोई भी चीज डायनेमिक चीज ये होती है कि जिस प्रकार से आदमी मतलब काम करता है, अगर वो एक बार माइंड सेट कर ले तो फिर वो कभी पीछे नहीं हटता। उसके बाद जी मैं फिर पहुंच गया लगभग 2 बजे के आसपास में, 2:30 या 2:15 PM, यानी कि 2:15 या 30 मिनट के आसपास में मेरठ पहुंच गया। सौराब गेट पहुंच गया। अच्छा जी, सौराब गेट में क्या था कि सिस्टम, सौराब गेट एक ऐसी जगह था क्योंकि मैं पहली बार पहुंचा था मेरठ, तो मुझे ये नहीं पता था कि जी ये 416 इंजीनियर ब्रिगेड कहाँ पे है
और सौरभ गेट कहाँ पे, इन चीजों का मुझे कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई मतलब ऐसी कोई एश्योरेंस हुई, और ना ही कोई मुझे कोई जानकारी थी। और पहले कभी इस किस्म से कोई भी किसी से कोई बातें, ना कोई फोन कांटेक्ट, कुछ नहीं था। अच्छा, मैं पहुंच गया वहां, तो वहां से अब मैंने एक रिक्शे वाले को बोला कि भैया मुझे 416 इंजीनियर ब्रिगेड जाना है। तो उसने बोला कि वो आपस में डिस्कशन करने लगे, जितने भी रिक्शे वाले वो सब डिस्कशन करने लगे 416 ब्रिगेड, 416 ब्रिगेड। तो एक वो जानते ही नहीं थे, क्योंकि 416 ब्रिगेड कैंट एरिया में पड़ता है, छावनी जो आर्मी की छावनी क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है 416 इंजीनियर ब्रिगेड। और वो था वो अनलिस्टेड एरिया, जो मेन सिविल एरिया था वहां का एरिया में था। अच्छा, वहां से मैं बैठ गया, फिर वहां से बैठ गया, फिर पहुंच गया जी मैं बेगम पुल। उसने बोला कि भैया आपको बेगम पुल उतरना पड़ेगा पहले, फिर बेगम पुल से आपको, बेगम पुल क्रॉस करने के बाद आपको दूसरी जगह का रिक्शा आपको 416 ब्रिगेड ले जाए। अच्छा, पहुंच गया मैं वहां पे, पहुंचा तो उसने उतार दिया मुझे वहां। मैं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि भाई कितना पैसा है क्या, मैंने उसे 200-250 रुपए दे दिया। उस वक्त वहां पे कहते थे कि मतलब ये 5 रुपए में मतलब आना होता था, उसे क्या, मुझे क्या आइडिया क्या क्या, मैं नहीं डरा, मैंने उन्हें दे दिया 200, और 200 दे करके मैं वहां से निकल गया। अब ये बेगम पुल, और ये बेगम पुल क्रॉस करके आगे सतना अड्डा पड़ता है, वहां पे लगता है कैंट के लिए। तो पहुंच गया मैं वहां पे, तो जो है वहां पे बोला कि भाई कैंट कैंट करके ऐसे मतलब वहां पे आवाज करने लगा, तो साउंड किया, तो मैंने बोला भाई मुझे 416 इंजीनियर ब्रिगेड जाना था। तो उसने बोला कि मुझे तो आइडिया नहीं है, आप ये ट्रैफिक हवलदार साहब से पूछ लीजिए। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछ लिया कि जी 416 इंजीनियर ब्रिगेड कहाँ पे है। तो उसने बोला 416 इंजीनियर ब्रिगेड, आप रिक्शे वाले को बताया उसने कि आप यहाँ से सीधे उन्हें ले जाइए, लाल कुर्ती के पास से क्रॉस करते हुए आगे सब एरिया आएगा, सब एरिया के बाद आरबीसी आएगा, आरबीसी के बाद जो है 416 इंजीनियर ब्रिगेड आएगा। मैंने कहा ओके। उसके बाद वहां से मैं निकल गया, रिक्शे को पकड़ा और निकल गया। तो निकल करके मैं ठीक मतलब 3 बजकर ऐसे ही होगा लगभग, टाइम ऑफ होगा 3:30 के समथिंग। गर्मी का महीना ठहरा, टी शर्ट का जमाना ठहरा, यंगस्टर ठहरा। तो पहुंच गया मैं वहां पे 416 ब्रिगेड, वहां पे टोपे सोपे लगा रखी थी। पहली बार देखा मैंने, तो मेरे मन में थोड़ा सा अंदर आत्मा जग गई कि ओ व्हाट दिस ब्रिलियंट द इंडियन आर्मी। हाँ, उसके बाद में पहुंच गया गेट पे। अच्छा, गेट पे पहुंचा तो अब मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने क्या कर रखा था, पूरा एड्रेस जो मेरे ब्रदर्स का है, जो मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, उनका मैंने पूरा एड्रेस एक कागज में नोट करके ले रखा था। बस वो क्या था, वहां पे गया गार्ड को मैंने बोला कि ये इस बंदे से मिलना है। तो उसने पूछा आप कौन हो, मैंने बोला कि मैं उनका छोटा भाई हूं। अच्छा, फिर उस वक्त वहां पे क्या था, वहां पे हुआ करता था लैंडलाइन फोन, छोटा सा ही 4 डिजिट होता है, मिलिट्री की एक अपना एक फोन होता है जिसमें वो ओनली 4 डिजिट का होता है। तो उन्होंने जो है मेरे भाई साहब को फोन कर दिया। तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि कोई भाई भी आ सकता है यहाँ करके, वो अचंभव होंगे। हाँ, अचंभव पड़ गया हो कि कौन आ सकता है यहाँ पे। तो वो सोचते रह गए कि भैया यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ पे ऐसा तो कोई बंदा आने वाला है नहीं। उसके बाद जो है थोड़ी देर में पहुंच गया हूं। नहीं, उन्होंने उस बीच में उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर गए आपके भाई साहब। अच्छा, उसके बाद जो है मैं वहां बस उन्होंने कहा कि जी आप वेट कीजिए, वो बाहर गए हैं। अब मैं वेट करने लगा वहां पे, मेरे पास एक छोटा सा बैग थैला टाइप का था और कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे अपने कपड़े में सिंगल गया था। तो ऐसा कोई इशू था ही नहीं कि जी कोई हम सेकंड ट्रम पे या थर्ड ट्रम पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हम पहली बार जैसे एक नॉर्मल लाइफ जैसे जा कहीं किसी प्लेसेस में जाते हैं तो नॉर्मल लाइफ में मतलब ऐसे चला गया। उसके बाद मैं पहुंच गया वहां सॉरी आ गए भाई साहब। अच्छा, उस वक्त आर्मी में एक जो है एक उनकी एक गाड़ी हुआ करती थी जोंगा में वो क्या थे, चालक पद पे वो थे उस वक्त, लेफ्टिनेंट थे, चालक थे। पहुंच गए वो, उन्होंने गाड़ी लगा के तो बाहर मुझे उन्होंने देख लिया, तो यार असंभव हो गया उन्हें कि यार कौन हो सकता है। दोबारा जब उन्होंने गाड़ी मतलब अंदर एमटी में गैरेज में खड़ी करके वो तुरंत कम बैक, तो बाहर आ गया। बाहर आकर के उन्होंने देखा तो मैंने उनके पैर वैर छुए, तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले शब्दों में कहा कि आप कैसे आ गए। हाँ, तो मतलब उन्होंने अचंभव हो गया और उन्होंने कहा सबसे छोटा कैसे आ गया तू। हाँ। तो मैंने उन्हें बस सिर्फ कोई जवाब नहीं दिया, बस मैंने कहा कि मैं आ गया।
मैंने कहा मैं सिर्फ आ गया हूँ। अच्छा, मेरा वहां पहुंचते ही आफ्टर 20 मिनट मेरे फादर का कॉल आ गया गांव से। उस वक्त एसटीडी हुआ करते थे, एसटीडी से कॉल आ गया मेरे भाई साहब के सरकारी नंबर पे कि ऐसे ऐसे ये लक्ष्मण यहाँ से जो निकला हुआ है और वो पता नहीं है कहाँ, कहीं वहां तो नहीं है, तेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ वो यहाँ ठीक ठाक पहुंच गए, एवरीथिंग इज ऑल फाइन, यू डोंट माइंड एंड सेटअप इज ऑल, यू डोंट माइंड। तो अच्छा जी, मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा तो फिर पहुंचने के बाद एमटी में चला गया। अच्छा, मैं पहली बार जब देखा तो मुझे बड़ा क्रेज महसूस हुआ कि मतलब कितना क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। पहली बार गया उनके पास, वहां पे बहुत बड़ा हॉल था, हॉल में मतलब एमटी के हॉल, मतलब हॉल जैसा कमरा, बिल्डिंग हुई लंबी चौड़ी बिल्डिंग, पहली बार मिलिट्री की बिल्डिंग देख रहा हूँ। बड़ा मतलब मैं अपने आप को मतलब बहुत ही मतलब लहजे में मैं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहा था उस वक्त। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है पहुंच गया, फिर भाई साहब ने चाय पिलाई, चाय है पिलाने, फिर शाम हुई, शाम होने के बाद खाना ना खाए, गपशप किया भैया ने और मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तो अब आ ही गया है तो अब कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ेगा। मैंने मतलब मैं तो एक्चुअली घर से माइंड सेट करके आया हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है अब एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ऐसे करते 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 3 महीना समय बीत गया। 3 महीना समय बीत गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब तू कहीं ना कहीं काम कर। मैं भी अब बैठे बैठे बोरियत हो रहा था, साइकिल वाइकलिंग वाली सिस्टम था उस वक्त की, बड़ी बड़ी साइकिलें थी और मेरी हाइट कम थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि तू एसटीडी में काम कर। मैं तैयार हो गया एसटीडी में काम करने के लिए। उनकी एक मिश्रा था वहां पे एसटीडी वाला, आरबीसी का सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर था, और वहां पे जो है एसटीडी में लगा दिया उन्होंने। अब एसटीडी में लगाया तो मेरी एजुकेशन जो थी वो उस ग्रूमिंग की नहीं थी, क्योंकि एसटीडी की जो पढ़ाई और जो ग्रूमिंग होती है वो बहुत हाई फाई होती है, उसकी बहुत नॉलेज चाहिए होती है। तो वो ऐसी नॉलेज मेरे पास है नहीं। पहली बार बाहर गया तो एक तो प्लेन्स का भी नहीं ठहरा, पहाड़ का ठहरा, और इतनी स्पष्ट हिंदी भी नहीं ठहरी, और उतनी एक्टिविटी भी नहीं ठहरी कि भाई बिल आ गया, वो तो बिल तो मशीन तो बिल दे रहा है, फटाफट बिल आ रहा। अच्छा, जो एसटीडी मालिक था वो मेरे से कहने लगा कि तुम कितने लिखे पड़े हो? तो मैंने बोला सर मैं तो 8वीं पास हूँ। तो फिर वो उसने कहा नहीं तो फिर तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, जैसे आप। अब मेरा वही लास्ट में वो सोच रहा था कि मैंने कुछ न कुछ करके भी मतलब इस एरिया में सेटअप होना है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, तुम तो इस मतलब ये तो तुम चला नहीं सकते हो, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे लिए मतलब एक बीएसएमएस में बात कर देता हूँ। मैंने बोला जी वहां क्या काम करना होगा? तो उसने कहा कि वहां पे तुम्हें मतलब ये खाना वाना बनाने के साथ हेल्प करना, वेटरगिरी करना, जेसीओ जो वहाँ पे जेसीओ होते हैं उनके लिए मतलब प्रॉपरली मतलब हेल्प करना, और ये इसके से किचन पे जो भी रहता है ऑलराउंडर काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, इट इज नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद जो है मुझे ले गया। अच्छा, उससे पहले एक क्या था कि वहां पे सीएसडी थी बगल में, सीएसडी कैंटीन आरबीसी की तरह, उसमें था एक जेसीओ साहब, ए के ठाकुर नाम था उसका, सुबेदार ए के ठाकुर। तो उसने बात कर लिया मिश्रा साहब से। तो मिश्रा ने बोला कि ठीक है, ये मतलब मगन का भाई है, ये 416 ब्रिगेड में है वो पोस्टेड, ये उसका भाई है, ये काम करना चाहता है आपके मत से। तो उसने बोला ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, काम करना चाहे तो बंदे को सही है, फिर हमें भी एक जरूरत है काम करने वाले की। अच्छा, उसके बाद मुझे ले गए मैस में। अब वो मैस में देखा तो जी बहुत बड़ी किचन थी, बहुत सारे भांडे बर्तन वहां पे रखे हुए, क्रॉकरी, वेरी मोर लॉट ऑफ क्रॉकरी एंड ग्लास एंड जग, वाटर जग, वाटर फिल्टर एंड वेरी लॉट ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, ऑल सेटअप टू डाइनिंग हॉल्स, properly 21 side, total 40 chairs and table, long time। तो उसके बाद में पहुंच गया, वहां पहुंचा तो कुक से मिला दिया उन्होंने, जो खाना आना रसोईया था वहां पे। अच्छा, वो डरा आसाम का, तो उसने बोला ठीक है भाई तुम काम करो। फिर मेरी स्टार्टिंग वहां से उस मैच से स्टार्टिंग हुई। फिर मैंने वहां से स्टार्टिंग किया, वहां से स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट आपको जो है मतलब खाना बनाने की तो ऑमलेट नहीं है, सबसे पहले आपको ये मैच बॉय का काम करना है।
मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने तो काम करना था। मैं तो मन मन में सोच के आया था कि काम करना है मुझे। उसके बाद जो है मैंने मैच में काम करना शुरू किया। फर्स्ट दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। अच्छा, वहाँ सिस्टम ये था कि अर्ली मॉर्निंग 4:30 यू गेट अप, अर्ली मॉर्निंग 4:30। किसी भी हर हालत में, चाहे बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, तो ये काम करना है तो काम करना है। 4:30 बजे वहां पे चाय देना होता था, और क्या कहते हैं 7:30 8:30 बजे वहां पे नाश्ता देना होता था, और उनके खाए हुए सारे भाड़े बर्तन धोने होते थे। वो टोटली काम वर्क मैं करता था। सारा काम हो गया जी। उसके बाद जो है ऐसे करते 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 उस बीच में मेरे भाई साहब आते रहे, मुझे मिलते रहे, और मेरे हाल समाचार जानते थे। हर महीना आने वाले हुए, कभी कोई पैसे की जरूरत हुई तो पैसे देने वाले। उस वक्त मेरी तनख्वाह 500 रुपये थी। उस वक्त मेरी तनख्वाह 500 रुपये थी स्टार्टिंग में। तो मेरे भैया आते थे और मुझे मिलके जाने वाले हुए, हाल समाचार पूछने वाले, किसी चीज की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कंप्लीटली फुल हेल्प, है ना। तो उसके बाद फिर जो है वहां से मेरी इस किस्म से मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई। तो पहला साल बीता, पहला ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर जब कंप्लीट हुआ था तो तब मेरे गांव से फोन आया, घर से फोन आया मेरे भाई साहब के पास कि आप इसको लेके आइए। काफी मतलब टाइम हो गया, 2 साल हो गया, तो मिलने के लिए तो काफी। अब हर किसी का मदर फादर का अपना अपना नेचर होता है कि जी मतलब बच्चा आए और मिले। खैर गलतियां होती रहती है, बच्चों से होती रहती है, वो पहली गलती थी मेरी। तो अच्छा, उसके बाद क्या था कि 2 साल का जो मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो करीब 12-13 हज़ार के आसपास वो पैसे इकट्ठा करके मैं आ गया भाई साहब के साथ। छुट्टी आए तो मैं भी भाई साहब के साथ आ गया। जब मैं पहली बार मैं छुट्टी से यहाँ गांव आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मैं घर पे एंटर किया तो मुझे घर की जो सीढ़ियां है वो छोटी छोटी दिखती थी। जब मैं घर से गया था तो वो एकदम बड़ी दिखती थी, लेकिन जब मैं घर पे एंटर किया उस वक्त जो है वो छोटी छोटी सीढ़ियां और पहाड़ बिल्कुल अजीबोगरीब जो मोमेंट रास्ते में होता था, जो बिल्कुल मतलब मुझे मतलब एकदम ऊपर। अच्छा, हम क्या है कि हम थे 5 भाई। हम है पांच भाई थे। 5 भाई से सबसे छोटा वाला मतलब डेथ हो गया उसका, है ना। तो उसके बाद बाकी ये जो 3 भाई हैं, तो 4 भाई हैं हम। तो 4 भाइयों में से हमारा मतलब बहुत अच्छा मतलब मेल प्रेम, और एक भाई की थोड़ा तबियत सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा ऐसी रहती है मतलब प्रॉब्लम, उनको थोड़ा सा बीमार सिमार है। अच्छा, सबसे बड़े भाई साहब जो है वो सूबेदार से रिटायरमेंट है, रिटायर आ चुके हैं। अच्छा, और उससे दूसरे जो भाई है वो अभी मतलब ऑन ड्यूटी पे हैं। और जो मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई थी दोनों भाइयों के मार्गदर्शन से मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई। ये मेरी जो भी स्टोरी जो शुरू हुई है ये उनके बाद शुरू हुई है। अच्छा, उस वक्त जो है भाई साहब थे राजस्थान में, सॉरी नासिक। जब मैं मेरठ के लिए निकला उससे 10 दिन पहले करीब करीब मेरे ख्याल से 16 या 17 जुलाई को उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा, हाँ, उस वक्त उनके आरटी सेंटर नासिक में उनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो मुझे भी खुशी थी, लेकिन मुझे एक क्रेज था कि मतलब मैंने भी कुछ करना है। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ हो गए 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद उसके बाद मैं घर गया तो घर पे भी लोग काफी खुश हुए कि भाई आ गया, 2 साल बाद आया। मतलब अब मैंने जो मैंने एक माइंड सेट जो कर रखा था कि जी मतलब इस प्रकार से मैंने ये करना है, और मैंने जो सामान बिक्री किया और जो उस बिक्री का जो पैसा मैंने वसूली करके उनको दे दिया, अब उसकी भरपाई हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा मतलब मैंने उसको अपने माइंड में रखने की जरूरत से ज्यादा नहीं समझा। इसलिए मैंने मेरे पिताजी के हाथ में मैंने पैसे पकड़ा दिया और सॉरी मतलब जो हुआ सो हुआ, मैंने माफीनामा मांगा, ये किया। उसके बाद जो है सब भूल गए। माय ग्रैंडफादर इज कहने लगे कि ठीक है चलो खैर, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर ओके, यू आर फाइन एंड ओके। मैंने बोला सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं 10 दिन के लिए आया था। 10 दिन बाद में फिर ब्रॉड बैक उत्तराखंड फ्रॉम मेरठ। तो सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछाएंगे, इन 2 सालों में आपने कभी भर्ती ट्राई की नहीं जरा?
इन 2 सालों में मैं भर्ती की ट्राई इसलिए नहीं कर पाया, एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट बार में जब मैं आरबीसी में भर्ती के लिए ट्राई किया तो मेरा हाइट जो है 4 सेंटीमीटर कम रह गया, 4 सेंटीमीटर कम रह गया। तो मैंने जीआर के लिए कोशिश करी, तो जीआर में 2 सेंटीमीटर हाइट कम रह गई, इस वजह से मैंने उस पर जो है नहीं कर पाया। तो वहां पे तो चलो आरबीसी में तो जो सेटअप जो नहीं हो पाया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर रिसेंटली एक बंदा मुझे मिला जो कि मेरी तरफ प्राइवेट काम करता था, किसी अफसर मेस में काम करता था। अफसर मेस में काम करना और जेसे मेस में काम करना ये दोनों अलग अलग बातें थी। अच्छा, उसने बोला कि आपको जो है मैं एमईएस के अफसर मेस में लगाता हूँ, क्या आप काम करने के इच्छुक है? तो मैंने बोला यार ये एमईएस होता क्या है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि एमईएस की क्या एश्योरेंस होती है, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, क्या डिपार्टमेंट, व्हाट इज द डिपार्टमेंट डूइंग टू द वर्क, क्या काम करता है, मैं तो जानता नहीं था। अच्छा, मैंने बोला भाई तो मुझे लगा दे, चल ठीक है, ओके एवरीथिंग, आप सब कुछ ठीक है, आप लगा दो मुझे, चलो वहां। तो अब उसने बोला ठीक है। हम दूसरे दिन वहां चले गए, एमईएस में चले गए। एमईएस में गए तो उसने बोला कि ठीक है, एसबीएस साहब होते हैं, एसबीएस साहब एक होता है कर्नल साहब, कर्नल आर्या, त्रिलोकराम आर्या हल्द्वानी के रहने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें लगा लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे अफसर मेस में लगा दिया। अफसर मेस में लगा दिया तो इत्तेफाक जो है किस्मत, कहते हैं ना किस्मत की जब सितारे चमकने होते हैं तो कहीं से वो बुलंद हौसले रखो और तो आसमान से भी मतलब वो मतलब निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 2007 में जनवरी फरवरी में 2007 में एमईएस से भर्ती का नोटिफिकेशन निकल गया। अच्छा, निकल गया तो मैं तो जो मैथ्स में काम करता था, मुझे तो कुछ पता कुछ था नहीं। उसके बाद किसी ने बोला कि जी इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन निकला है दैनिक जागरण पेपर में। तो मैंने वो पेपर से ढूंढ ढांट के इधर उधर करके, सीडब्ल्यू साहब होते हैं जो कमांडर वर्कर्स में जो होते हैं, आईडीएससी ऑफिसर होता है, तो मैंने जो है कर्नल आर्या साहब को वो पेपर ला के दिखा दिया। उसमें नोटिफिकेशन था कि जी इसमें 20 बंदों की भर्ती होनी है। अच्छा, तब तक तो मुझे एमईएस में क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है इसका कोई आइडिया था नहीं। फिर मैं जब लग गया तो उसका 1 साल का जो पीरियड रहा 2006 में मैं अप्रोक्स लगा हूं वहां पे। तो मतलब 7 में ये नोटिफिकेशन आई और फरवरी में नोटिफिकेशन आई। तो इस बीच का जो टर्नओवर था 1 साल का, इसमें मैंने अच्छी तरीके से मतलब एमईएस को भांप लिया, एमईएस में क्या काम होता है। एमईएस एक ये संस्था है, सैन्य अभियंता सेवा कहलाती है। ये एक मिलिट्री के लिए इंटरनल वर्क करती है, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक आता है, वाटर सप्लाई आता है, मेंटेनेंस आता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आर्मी का जो पार्ट है उसमें मतलब इसका बिल्कुल मतलब इसका फ्रंट रूल रहता है। क्योंकि देखो अगर आर्मी के लिए अगर एमईएस से कुछ काम नहीं करेगी तो फिर वो रहेगी काम, हाँ उसके बिना कुछ है नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने फिर नोटिफिकेशन मैंने वो दे दिया। नोटिफिकेशन देने के बाद फिर जो हमारे वो थे कमांडर सीडब्ल्यू साहब थे, उन्होंने बोला कि ये फॉर्म भर दो। अच्छा, मैंने फॉर्म भर दिया। भरने के बाद क्या हुआ कि भरने के 3 महीने बाद कॉल लेटर आना था कि मतलब एडमिट कार्ड आना था। तो एडमिट कार्ड आने से पहले मुझे एक इन्फॉर्म मिल गई अंदर से, ऑफिस से एक इन्फॉर्म मिली कि योर एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज योर फोटो डुली नॉट अटेस्टेड, कि आपके फोटो के ऊपर सिग्नेचर वगैरह में कुछ मेंशन में प्रॉब्लम है, आप इसे सही करा सकते हो तो कराएं, नहीं तो ये कैंसिल है। और मैं तो फिर वो हो गया, मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग हो गई। तो मैंने फिर क्या किया कि चुपचाप से जाकर के कर्नल आर्या साहब से मिला। कर्नल आर्या साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि जी यार ये तो मैटर काफी सेंसिटिव है। उसने सीडब्ल्यू सर को मतलब चुपचाप से बोला कि इस बंदे की तो एप्लीकेशन कैंसिल हो रही है। तो फिर सीडब्ल्यू ने मतलब जो है एडम अफसर को बोल के मेरा फोटो लगवा दिया, चुपचाप से फोटो लेके लगवा दिया। ठीक है जी, वहां से अब जो है 20 जुलाई को मेरे पास एक एडमिट कार्ड आता है ऑफिसर्स मेस में कि आपको जो है 20 जुलाई को सुबह 7 बजे पोलो ग्राउंड आरबीसी सेंटर पे आना है। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वहां पे आपकी फिजिकल होगी। अच्छा, उससे पहले 2-3 महीने पहले मुझे सीडब्ल्यू सर ने बता दिया था कि इसमें जो है आपकी जो फिजिकल है इसमें रेस होगी। फिर मैंने जो है उस रेस की तैयारियां शुरू की।
तो मैं क्या करता था, अपना एक सेटअप बना रखा था, मैंने माइंड सेट कर रखा था कि अर्ली मॉर्निंग 5:30 o'clock गो टू द रन फ्रॉम CW टू पोलो ग्राउंड RBC सेंटर एंड कम बैक, और बैक फ्रॉम RBC फ्रॉम MES CW। ये डे टू डे मतलब दिन में दो राउंड लगते थे, एक अर्ली मॉर्निंग एक इवनिंग टाइम पे दो। तो इस प्रकार से मैंने अपनी 1600 मीटर की हमारी जो रेस थी, उस रेस को क्रॉस करने के लिए मैंने जो है इस प्रकार का मतलब अपना टाइम, अपना काम भी करना था मुझे, अपना ड्यूटीलाइजेशन है वो काम भी करना था, और अपने आउटसाइड वर्क भी करना था। और जो ऑफिसर्स कोई और काम बताते थे, ये वो है ऑफिशियल वर्क किया। ऑफिशियल वर्क तो क्या होता है, वो जो हमारा मैच में जितना भी जो भी काम होता है वो किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप इस प्रकार से तैयारियां करें, और आपको रनिंग 2 बार, अगर आप रनिंग में अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। उसके बाद जी फिर 20 जुलाई को रेस की डेट निकल गई। फिर रेस की डेट निकली, अब पहुंच गए हम 7:30 बजे वहां पे, 7 बजे 7:30 बजे पोलो ग्राउंड पहुंच गए। 100 का हमारा बैच बनाया गया। वो बैच क्या हुआ कि फिर हमें दौड़ाना था मतलब ग्राउंड पे, जो घास वाला ग्राउंड, लेकिन उस दिन आ गई अर्ली मॉर्निंग 5:30 o'clock में बारिश आ गई, तो हमको दौड़ा दिया रोड में। तो फर्स्ट बैच दौड़ा, उसमें 100 लड़के दौड़े। 100 में मेरा तीसरा नंबर था। 100 में 100 बंदे दौड़ाए गए, छोड़े गए एक साथ, और 100 में से सिर्फ 8 बंदे आए थे, 8 में तीसरा नंबर था। ठीक है जी, अब वहां से हम क्लियर करके आ गए। अच्छा, मैं तो सोचा था कि ये सब हो गया, अब कुछ नहीं, लेकिन रिसेंटली उसी दिन शाम को CW सर बोला कि एक दौड़ और है, क्वालिफाइंग दौड़। वो तो थी एक मतलब ग्रुपिंग दौड़ थी। ग्रुपिंग दौड़ के बाद जो है आपको क्वालिफाई कराने के लिए सभी कैटेगरीज के साथ आपको फिर से दौड़ना है। अरे मैं तो अचंभा हो गया, मैंने सोचा कि अच्छा फिर ठीक है सर, ठीक है ओके। उसके बाद जो है 23 जुलाई को फिर से दौड़ होगी, तो उसमें मैं फर्स्ट आ गया। इस प्रकार से मेरी जो ग्रूमिंग चली, इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से तैयारी करी, इस प्रकार से फिर मैं उस रेस में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है अगस्त 9 मेरे ख्याल से शायद 12 या 13 अगस्त को मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मेरे गांव पहुंच गया ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, उससे पहले उसने मुझे CW साहब ने एक बात पूछी कि आप भगवान पे भरोसा रखते हैं? तो मैंने बोला सर भगवान पे तो सभी, ये आत्मा, ये सबका विश्वास है भगवान के ऊपर। भगवान एक अंतरात्मा है, उसके ऊपर ही विश्वास है। तो कहने लगा अपने माँ बाप को मानते हो? मैंने बोला हाँ सर मैं मानता हूँ उनको। तो फिर एक सवाल और पूछा, तो उसने कहा कि क्या आपको लगता है कि आप इस भर्ती में मतलब पास हो गए? मैंने बोला सर ये मैं बता नहीं सकता सर मैं पास हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपकी कोई पता होगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब भेज दिया है आपका जो है मतलब अपॉइंटमेंट लेटर हमने भेज दिया है, तुम्हारे गांव पहुंच गया होगा, पता कर लेना, शायद हो सके पहुंच गया। तो फिर मैंने गांव में फोन किया तो जी वहां तो पहुंचा नहीं था। 2-3 दिन बाद मेरे पास फोन आया गांव से, मेरे कजन ब्रदर का फोन आ गया। तो आगे उन्होंने बोला कि ऐसा तुम्हारा कॉल लेटर आया है, तो आप ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के कैसे भेजना है। मैंने बोला आप ही आ जाओ। फिर वही आ गए वहां पे, फिर ये ज्वाइनिंग मेरी हो गई। उसके बाद फिर मेरे जो है पहली पोस्टिंग मेरी जो है जी यूटिलिटी में हुई, मेरठ में। वहां मैंने जो है 2 साल काम किया, नहीं हाँ 2 साल नहीं 1 साल काम किया। फिर दूसरे साल में मेरा ट्रांसफर हो गया GE नॉर्थ, गैरेजन इंजीनियर नॉर्थ में मेरा ट्रांसफर हो गया। फिर जब दूसरे साल मेरा ट्रांसफर हुआ तो उसी साल मेरा प्रमोशन हो गया। इससे पहले जो हमारा मजदूर पोस्ट कहलाता है, एक सबसे छोटा रैंक होता है जिससे हम रिक्रूटमेंट हुए, वो मजदूर पोस्ट कहलाता है। वहां से फिर मैं जो है मेडल के मिल गया 2011 में। उसके बाद बाकी की जो मैं 6 महीने के करीब मैं बाबूगढ़ में रहा, और 6 महीने के करीब मैं बरेली में रहा। उसके बाद आखिरी मेरा ट्रांसफर जो है 2019 में मेरे भाई साहब, जो सबसे बड़े भाई साहब हैं सुबेदार साहब, उनकी प्रयासों के बदौलत मेरा ट्रांसफर 2019 में मेरठ से
सैन्य अभियंता सेवा पिथौरागढ़ में मेरा ट्रांसफर। यानी कि आपने 11 साल सर्विस करी? हाँ 11 साल के आसपास। हाँ 11 साल का मेरा जो कैरियर है वो सारा इंटीरियर मेरठ से। काफी लगा होगा था मेरठ से तो। बहुत ही वेरी ब्रिलियंट, आई एम रिमेम्बर फॉर वेरी लॉट ऑफ रिमेम्बर। मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ मेरठ को। मेरठ जैसा स्टेशन शायद लाइफ में मेरे ख्याल से किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी जो कर्मचारी है उसको शायद कहीं मिलना मुश्किल है मेरठ का। तो इस प्रकार से मेरी ये पूरी टोटली जो मेरी मनोवरी और मेरी जो जाने की जो भी मतलब नौकरी पाने की जो भी प्रक्रिया थी इस प्रकार से रही। अब वर्तमान समय में मैं मतलब यही चाहता हूँ कि किसी भी मैं जो भी मेरे से एडवाइस या मतलब जिसको मैं एडवाइस देता हूँ, मैं यही एडवाइस देता हूँ कि उन लोगों को भाई सही प्रकार से आदमी माइंड सेट करे और किसी भी चीज को पाने के लिए उसको टारगेट बनाए, और टारगेट से ही इंसान लक्ष्य हासिल करता है। और टारगेट नहीं है तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो टारगेट नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो कुछ नहीं। इस प्रकार से मेरा ट्रांसफर इस प्रकार से यहाँ हुआ, जिसमें कि मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनका इंटरफेयर इस पे नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से ट्रांसफर नहीं होता। और मेरे साथ साथ ही मेरे बड़े भाई साहब को भी, जो बीच वाले भाई साहब थे, उनका भी ट्रांसफर कराया गया उसी दरमियान। मैं तो आज उन्हें बहुत ही याद करता हूँ मेरे बड़े भाई साहब को कि उनकी बदौलत हम यहाँ पे हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारा मार्गदर्शन और उनकी जो उन्होंने जो किया उसी के ऊपर मतलब मैं आज भी बिलीव करता हूँ। जो बताते हैं, जैसी जैसी बातें बताते हैं वैसे उन्हीं के ऊपर बिलीव करता हूँ मैं तो। जैसे हर किसी का मतलब नौकरी के साथ किसी खेल में इन्वॉल्वमेंट रहता ही है ज्यादातर, मतलब सरकारी नौकरी। तो आप किस खेल में रहता? एक्चुअली मेरा जो इंटीरियर है, मेरा क्रिकेट से बहुत लगाव। मैंने जो है 2002 में मैं आपको एक छोटी सी बात के ऊपर चलो आपने क्रिकेट की बात मतलब खेल की बात आपने कर दी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं 2001 में मैं 8th क्लास में पढ़ता था, ठीक है। 8th क्लास में मेरी 2002 में 8th में पढ़ता था। 2002 में मैं जो है एक छोटी सी कंपनी में चला गया। अच्छा, दूसरे दिन हमारा क्रिकेट मैच होना था, तो उस मैच में मतलब देने के लिए मेरे पास पैसे तो थे नहीं, कुछ नहीं। अब लोग क्या होता है कि जो पैसे वाले तो उसी को पकड़ते हैं, उसी को बुलाएंगे। तो मैंने वहां पे एक मतलब ये सेटअप किया कि मुझे एक मतलब टारगेट था कि मुझे एक मतलब किसी चीज को पाना था। तो मैंने क्यों नहीं, मैं भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे लेंगे, उससे अच्छा मैं नाइट में काम करता हूँ। उसके बाद मैं नाइट में गया, नाइट ड्यूटी पे गया। वहां एक एचसीसी कंपनी का काम चल रहा था गुफा में, पहाड़ी में गुफा बन रही थी, उसमें काम चल रहा था। मैं वहां चला गया, वहां नाइट ड्यूटी करके मैंने 200 रुपये लिया। 200 रुपये में 100 रुपीज मैंने अपने फादर के हाथ में दिया, बाकी 100 अपने पास रखा। तो 75 रुपये जो है वहां एंट्री फीस में दिया। इस तब से मैं मतलब क्रिकेट को बहुत मतलब वो करता हूँ, मतलब बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी अनिश्चितताओं का खेल है जिसका टारगेट बनाया जा सकता है, जिसको मतलब अगर मन से खेला जाए तो मतलब बहुत कुछ है। तो मैं तब से मतलब क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और आज भी मतलब मैं इस वक्त मेरी एक मतलब टीम के नाम मैंने बना रखा है कि ईगल 11 के नाम से मेरी टीम है, और मैं खुद उस टीम को मतलब एज ए कैप्टन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं मतलब ईगल 11 टीम के कप्तान के रूप में काम कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तो इस वक्त अपनी नौकरी भी चल रही है और अपना सब कुछ बड़े भगवान की कृपा से 2 बच्चे और फैमिली बहुत ही बेस्ट है मेरे, मतलब गॉड ब्लेस भगवान। सब मेरे सब बहुत रस्ते वस्ते बड़े खोला, और मेरे बड़ों का आशीर्वाद और मतलब मेरे बड़े भाइयों का मार्गदर्शन से मेरा भी मार्गदर्शन, नौकरी से जुड़ा हूँ मैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में। मैं एज ए मतलब नेट एग्जाम के पोस्ट पर हूँ। बहुत बढ़िया है मेरा ये। मदद की कराऊंगी कुछ कुछ और सर। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि मतलब आपने भर्ती होने से पहले कहाँ कहाँ काम करा? अच्छा, मैं भर्ती होने से पहले मैंने कम से कम भी नहीं तो 7 प्लेसेस पे मैंने ड्यूटी की, जो आर्मी की अंडर इंटरनल यूनिटें होती है ना। अच्छा, पहली बार जो है मैंने किया आरबीसी में। आरबीसी में 2002 से लेकर के 2004 तक था। 2 साल, एक फर्स्ट टर्म पे 2 साल लिए। उसके बाद में सेकंड टर्म में मैं जो है सप्लाई डिपो में चला गया, आर्मी सप्लाई कोर, एएससी आर्मी सप्लाई कोर 40 कंपनी एएससी सप्लाई डिपो कहलाता है, मेरठ में ही है अभी। वहां पे मैं जो है 9 महीना काम किया। वहां से फिर मैं जो है 9 महीने के लिए 9 महीने के लिए 3 महीना मैंने
एक पूजा ट्रेवल्स था वहां पे मेरठ में, छोटीगंज एरिया में पूजा ट्रेवल्स था, प्राइवेट सेक्टर होता है। इसमें मैंने काम किया 3 महीना जी, मैंने वहां पे काम किया। वहां से फिर कम बैक हुआ, मैं वापस जो है आरबीसी में आ गया। फिर से मैंने आरबीसी में शुरू किया, फिर से आरबीसी में फिर 3-4 महीना करने के बाद फिर मेरे भाई साहब की जो पोस्टिंग थी वो अपनी अपनी जो उनकी यूनिट थी, उनकी यूनिट चेंज हुई थी, उनकी यूनिट का जो है सीओ जो है मेरठ में ट्रांसफर हो गया है, रिक्रूटिंग ऑफिसर एज ए रिक्रूटिंग सीओ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सीओ साहब के पास रखूँ। तो मैं एआरओ आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में मैं 9 महीना काम किया, 9 महीना काम किया। फिर वहां से मैं कम बैक आरबीसी, आरबीसी में आ गया। आरबीसी से फिर मैं चला गया बाबूगढ़। बाबूगढ़ में भी आरबीसी का ही डिपो है, डिपो वहां पे घोड़े वोड़े जो बच्चे बच्चे होते हैं वहां पे। तो उसके बाद जो है वहां पे मैंने किया 2 महीना आरबीसी में बाबूगढ़ में। फिर वहां से फिर कम बैक आरबीसी सेंटर मेरठ। तो फिर वहां से मैं फिर से मैं वहां से हेमपुर चला गया। हेमपुर मैंने 2 महीना काम किया, फिर कम बैक मेरठ। तो इस प्रकार से मैंने मतलब 6 यूनिट पे मैंने काम किया है, जो टेम्पोरलाइजेशन पे, या कह सकते हैं आज के जमाने में कि कॉन्ट्रैक्टर बेस। उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर बेस था नहीं, उस वक्त टेम्पोरलाइजेशन पे 500, 1000, 1300 समथिंग ऐसे सैलरीज पे एज इट इज टू मैच बॉय our supported to मैच कुक एक कह सकते हैं। तो ये काम किया मैंने। तो मैंने 6 यूनिटों पे टेम्पररी बेसिस पे काम किया, और उसके बाद जब मैं 7 पे आना था तो फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट हो गया 2008 में, 10 सितंबर 2008 में रिक्रूटमेंट हो गया। अच्छा अच्छा, जो आपने मतलब सारे मतलब जॉब जितने भी करा वो मतलब आर्मी के अंदर ही करा? आर्मी के अंदर ही, और प्लस मेरठ के अंदर ही करा? टोटली मेरठ के अंदर ही किया। बाबूगढ़ गया, बाबूगढ़ दूसरे थोड़ा हल्का सा दूसरे ट्रम्प पे आता है, सहारनपुर दूसरे एरिया में आता है, और क्या कहते हैं पूजा ट्रेवल्स जो था वो वहीं आता है। एक आरबीसी का मतलब अंडर ही, मतलब ये सब आरबीसी के अंडर नहीं कह सकते, क्योंकि आरबीसी एक जो है आर्मी की यूनिट है, लेकिन जो ये चीजें ये थोड़ा आउट ऑफ एयर है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी काम किया, जो भर्ती होने से पहले की बात है। तो आपको 15 साल की सर्विस में कुछ पुरस्कार मिले होंगे आपको? मेरी इन 15 सालों की सर्विस में मुझे 2013 में जो है कंपटीशन बैच मिला, कमांडर वर्कर्स इंजीनियर मेरठ के द्वारा, जो कि मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। ये 2013 की ये वो है, जो हमारे कमांडर वर्कर्स इंजीनियर CW सर थे IDSC। तो उन्होंने मुझे जो है कंपटीशन बैच के द्वारा मुझे मेडलिस्ट नवाजा गया। ओके, ये मेरा वो था। और दूसरा मुझे जो है जो दूसरा मुझे मिला वो 2014 में मिला। मुझे वहाँ 9 ड्यूटी के GOC के द्वारा कंपटीशन बैच के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और ये हम इसे इस प्रकार से संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये चीजें कभी भी मतलब एटो टाइम लगाने की तो जरूरत होती नहीं है, कभी कभी होती है। तो ये मुझे जो है ये आप देख सकते हैं, ये किसी भी बंदे को कभी भी किसी भी एनी टाइम किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये उसी बंदे को मिलता है जो अति लोगों के लिए और अपनी यूनिट के लिए या उसके अलावा दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। ये उनको कंपटीशन बैच से नवाजा जाए। ये मुझे 2014 में मुझे प्राप्त हुआ GOC 9 इन्फेंट्री डीप के द्वारा ये मुझे दिया गया। ओके, अच्छे काम के लिए और लोगों के अच्छे काम कार्य दक्षता को उदाहरण पेश करने के लिए मुझे दिया गया। इस प्रकार से मुझे 2 सम्मानित प्राप्त हुए पूरी सर्विस में। ओके, ये और भी आप कौन सी पोस्ट में भी आप करंट में? इस वक्त में मेट FGM कहलाता है, जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का जो एक दायरा होता है, उस दायरे में जो जितने भी मतलब अलग अलग ट्रेड के वर्कर होते हैं, तो मेरा एज ए मतलब मेट FGM की पोस्ट पे हूँ। तो ठीक, बहुत अच्छी मेरी ड्यूटी है, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से है। तो सर अभी MES की कोई यूनिफॉर्म फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब
ऐसे देखा ही नहीं कभी यूनिफॉर्म में यहाँ पे। देखो इसमें यूनिफॉर्म्स की जहां बात आती है, यूनिफॉर्म एक किसी भी मतलब सिर्फ से सिर्फ मतलब जो सैनिक होते हैं, जो भी मतलब जितने भी सुरक्षा बल हो गए, जो कुछ भी मिलिट्री पर्सन हो गए, उनकी तो यूनिफॉर्म होती ही है। लेकिन एमईएस जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस का जो अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, जो औद्योगिक क्षेत्रों के अलग अलग जो काम करते हैं लोग, तो उनके एक अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा यूनिफॉर्म की जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरे लिए आपने सवाल किया है, उसका मैं आपको करेक्ट जवाब देता हूँ। जो एज ए मेड एग्जाम की जो पोस्ट होती है, वो एक मतलब इंस्टॉलेशन पे जो है उनको यूनिफॉर्म्स पहनना होता है, और उसके बाद जब ड्यूटी ऑफ हो जाता है तो बंदा यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। उसमें जो यूनिफॉर्म होती है वो एक इस किस्म से होती है कि पूरी की पूरी मल्टीपल होती है, मतलब पूरी डांगरी जैसी होती है। उसमें कोई इस किस्म से कोई अलग सा मतलब ये अलग अलग ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक पूरा एक ही वो होता है, और उसे पहन करके हमने वहाँ पे सिटिंग ड्यूटीज देनी होती है। और वहाँ पे जो भी लाइट फॉल्ट है, या वाटर फॉल्ट है, या वॉल फॉल्ट है, या मतलब कुछ भी एम्पियर है, या वोल्टेज है, ये सब कुछ हमको चेक करना होता है। इसमें चेक करने के बाद हम उसको आराम से मतलब यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद उसी पे हमें यूनिफॉर्म वहीं पे पहनी जाती है, और जैसे हम ड्यूटिलाइजेशन पे ऑफ हो जाते हैं, ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं, तो फिर हमें यूनिफॉर्म से साइड रहना पड़ता है। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मतलब आपने कोई, जैसे लोग काफी सारे लोग वर्दी के लिए नौकरी करते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म के लिए नौकरी करते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, आर्मी हो गया, वगैरह वगैरह, तो आपने उन जगह ट्राई क्यों नहीं मारा? एक्चुअली क्या था कि मेरा जो मेरा प्रॉपरली इंटीरियर मेरा ध्यान था क्या। अच्छा, मेरा जो आपने जो सवाल किया यूनिफॉर्म्स वाला, तो मेरा जो था, मैं एक्चुअली जाना तो चाहता था मैं मिलिट्री में, मिलिट्री पर्सन पे जाना चाहता था, किसी भी मिलिट्राइजेशन पे, या मतलब आर्मी में मैं जाना चाहता था। एक तो ये थी कि कुदरती भगवान की बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार मेरी हाइट में थोड़ा कम था इस वक्त, इस वजह से। तो मेरे भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि यार तू एमईएस के लिए ट्राई कर। एमईएस एक ऐसी संस्था है कि जिसमें औद्योगिकीलाइजेशन पे और इंस्टॉलेशन पे आप अपनी एक मतलब जो सीमित का दायरा होता है, एमईएस का एक सीमित दायरा होता है, उसके अंदर आप मतलब यूनिफॉर्म वगैरह पहन सकते हो, लेकिन उसके आउट ऑफ एयर में आप नहीं पहन सकते। तो आपकी हाइट के हिसाब से ये एमईएस सबसे बेटर एंड बेस्ट रहेगी। इसलिए मैंने इस पर ट्राई किया, और मैं जाना तो चाहता था आर्मी में, लेकिन मेरा हाइट वाइट की थोड़ा कमी के कारण फिर मैं जा नहीं पाया। तो मैंने एमईएस में मैंने प्राप्ति कर ली। तो इस वजह से मुझे जब भी कोई वीआईपी राउंड होता है, जिस दिन वीआईपी ओनली फॉर कम माय इंस्टॉलेशन टू द वीआईपी ऑफिसर्स और राउंडिंग अफसर, our VIP officer come to my installation and show to I cloth to the uniforms. Yeah. तो ठीक है भी लक्ष्मण जी, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। और मिलते रहेंगे आपसे, है ना? बहुत अपने लाइफ में और इस तरह करते रहिए आप। यस थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना? काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और प्लस कैसे क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो आप समझ सकते हो। तो लोगों की मेहनत जरूर होती है कुछ भी करने के लिए, बिना मेहनत की कुछ नहीं मिलने वाला है। घर से बाहर निकलोगे तो जानोगे कि बाहर क्या चल रहा है, घर के अंदर रहोगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला है। लोगों की मत सुनो, खुद की करो। और बस इतना कहना चाहूंगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।